बिग सोचों में खुश आमदीद। एक जंग के मंजरनामे का तसव्वुर कीजिए। मैदान जंग की तबाहियों से सैकड़ों मील दूर बैठकर हदफ का तयन किया जा रहा है। कंप्यूटर में हदायत डाली जाती हैं, फिर एक बटन दबाने की देर है कि हथियार लॉन्च होता है। हदफ के निशाने के करीब पहुंचकर वो हथियार खुद फैसला करता है कि उसने दुश्मन पर किस तरह का वार करना है, और यूं सैकड़ों मील दूर से दुश्मन को स्मार्टली तहस नहस कर दिया जाता है। अगर आप इसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर समझ रहे हैं तो दिल थाम लीजिए। ये फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत है, और ये जंगें इस दौर में लड़ी जा रही हैं जिनमें टारगेट का इंतखाब अब इंसान से हथियार के पास जा रहा है। और ख़बरदार, इसे ड्रोन वॉरफेयर से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ड्रोन्स खुद फैसला नहीं करते। इनके पीछे इंसानी हाथ होता है जो इन्हें चला रहा होता है, और हम बात कर रहे हैं ऐसे हथियार की जिसका कंट्रोल भी उसी के हाथ में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया को तब्दील करने के बाद अब जंगों का मंजरनामा भी बदलना शुरू कर दिया है, और वो वक्त दूर नहीं जब बम गिराने या ना गिराने का फैसला भी यही मशीनें कर रही होंगी, और वो भी इंसानी कंट्रोल के बगैर। फुली ऑटोनमस वेपन सिस्टम, जिन्हें AWS के मुखफ़फ़ से पुकारा जाता है, असले की एक नई दौड़ का आगाज़ कर चुके हैं। ड्रोन से लेकर टैंकों और आबदोजों से लेकर मिसाइल सिस्टम्स तक ये हथियार जंगों का अहम हिस्सा बन चुके हैं, जिन्हें अब मुकम्मल खुद मुख्तार बनाया जा रहा है। अपने फौजियों को नुकसान पहुंचाए बगैर दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने का मंसूबा 2005 से अमेरिका समेत कई ममालिक में ज़ेरे गौर था, ताकि जंग में अपने सिपाहियों का नुकसान कम से कम किया जा सके। अमेरिका ने जिस तरह इराक में ज़मीन पर उतरे बगैर सिर्फ फ़िज़ाई हमलों से सद्दाम हुसैन की ताकत को मफलूज किया, और फिर पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ड्रोन्स के ज़रिए अलकायदा को निशाना बनाया, ये इसी मंसूबे का शाखसाना था, बल्कि इसकी इब्तिदा थी। अब ये मंसूबा एक कदम और आगे बढ़ चुका है। अमरीकी नेवी X-47B नामी बग़ैर पायलट के उड़ने वाले जंगी जहाज़ के ज़रिए शाम, इराक और लीबिया की हालिया जंगों में कई मिशन पूरे कर चुकी है। इस तैयारे को रूसी फ़ौज के लिए ड्रोना ख्वाब कहा जाता है, क्योंकि कई वजूहात की बिना पर इसने दुश्मन के तैयारों पर बर्तरी बना ली है। इसकी वजह यह है कि मिशन के वक्त कैसा भी तूफ़ानी मौसम क्यों ना हो, ये तैयारा एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है, जबकि आम जंगी जहाज़ इंसानी पायलट के अंदाजे की गलती या आसाब की कमज़ोरी के बायस ख़राब मौसम का निशाना बन सकते हैं और बनते हैं। दूसरी वजह इस जंगी जहाज़ की कामयाबी की ये है कि ये पायलट वाले फाइटर जेट की निस्बत मिशन मुकम्मल करने की सलाहियत 10 गुना ज़्यादा रखता है, क्योंकि एक पायलट के जिस्म पर जी फोर्स या कशिश शकल के असर के बायस जहाज़ की मैनोवरिंग में कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। यानी जहाज़ को फौरी तौर पर हर एंगल पर घुमाना या मोड़ना मुमकिन नहीं होता, लेकिन बग़ैर पायलट के होने की वजह से इस तैयारे की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं, बल्कि अमेरिका ने सी हंटर नामी एक वॉरशिप भी तैयार कर रखी है, जो बग़ैर किसी अमले के महज मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए समंदरों में अपने निशाने ढूंढ सकती है। ये जहाज़ हुज्म में, साइज़ में छोटी होने की वजह से न सिर्फ तेज़ रफ्तार है, बल्कि आम जंगी जहाज़ की निस्बत कम खर्च भी है। जहां एक बड़ा जंगी जहाज़ मिशन के दौरान रोज़ाना $7 लाख में पड़ता है, वहीं सी हंटर महज $20,000 में यही खिदमात सरंजाम देता है। अमेरिका के मुकाबले में रूस भला असले की इस दौड़ में कैसे पीछे रह सकता है? उसने यूरोप के साथ अपने बॉर्डर पर जदीद तरीन T-14 आर्माटा टैंक तैनात करने का मंसूबा बना रखा है, जिन पर मशहूर ज़माना क्लैशनकोफ कंपनी की मदद से ऑटोमेटेड कम्बैट मॉड्यूल्स के तहत वेपन सिस्टम लगाए गए हैं, जिनकी मदद से ये टैंक खुद से टारगेट को महसूस करके सेलेक्ट करते हैं और फिर उन पर हमला कर देते हैं।
چین کی بات کریں تو وہ بھی مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ٹینک اور وارشپس بنانے میں مشغول ہے، لیکن اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ بغیر پائلٹ کے اڑنے والا فائٹر جیٹ ہے، جس کو انچیان یا ڈارک سورڈ کا نام دیا گیا ہے، تاریک تلوار۔ اس جہاز کی خصوصیت اس کی بجلی کی تیزی سے کی جانے والی مینوورنگ ہوگی۔ اب یاد رکھیں، اگر یہ مینوورنگ یعنی جہاز کا اچانک مڑنا، یہ اگر ایک اندر بیٹھا ہوا پائلٹ اس رفتار سے کرے تو کشش ثقل اس پائلٹ کو ہلاک کر دے گی، لیکن چونکہ اس میں کوئی پائلٹ نہیں، اس لیے یہ چیز ممکن ہے۔ ترکی نے شام کی جنگ میں دشمن سے مقابلے کے لیے کارگو کوڈکاپٹرز تعینات کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جو مکمل خود مختار ہتھیار ہیں۔ جب ان ڈرونز کو لانچ کیا جاتا ہے تو یہ انسانی مدد کے بغیر ٹارگٹ کو ڈھونڈتے ہیں، ٹریک کرتے ہیں، فیصلہ لیتے ہیں اور پھر پوری قوت سے آتشی حملہ کر دیتے ہیں۔ ان میں نہ تو انسان کی طرح جذبات ہیں اور نہ ہی ہیومن ایرر کی کوئی گنجائش۔ انہیں جو ٹارگٹ ملتا ہے اس کو نشانہ بنانے کے سوا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ خود کار اور خود مختار اسلحے کی یہ دوڑ یہیں تک محدود نہیں، بلکہ اس میں انوویشن کے، جدت کے نت نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ آخر انسان مشینوں کو قتل کرنے کی ذمہ داری تفویض کر رہا ہے، سونپ رہا ہے، تو اس میں پریسیجن یعنی مکمل درستگی اور سرپرائز کے عنصر کو لانا بھی ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر 2019 میں یمن کے باغی حوثی قبائل نے بموں سے لیس 18 ڈرونز اور 7 کروز میزائلز کے ذریعے سعودی عرب کا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم مفلوج کر دیا تھا۔ اب قائق اور خریس آئل فیلڈ پر ہونے والے اس اسمارٹ اٹیک نے سعودی عرب کی آئل پروڈکشن نصف کر دی تھی، آدھی کر دی تھی، جس نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بھی زبردست تیزی پیدا کر دی تھی۔ امریکہ، اسرائیل، چین اور روس سمیت کئی جدید ممالک اب اس ماڈل پر کام کر رہے ہیں کہ کیسے چھوٹے ڈرونز کا ایک جھنڈ آئے جو دشمن کے ڈیفنس سسٹم کو مفلوج کر کے مختلف اطراف سے حملے کر دے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس ہارپین ہاروپ ڈرونز کا ایک ایسا فلیٹ موجود ہے جس نے شام سے حالیہ تنازع میں روسی فوج کا کمانڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب اس سے بھی آگے بڑھیے، آپ کو آرنلڈ کی سپر ہٹ فلم سیریز ٹرمینیٹر تو یاد ہوگی، جس میں ایک قاتل روبوٹ انسان کے پرخچے اڑاتا ہے، لیکن بہت سے ممالک نے اس کو محض فلم کے بجائے مستقبل کے ایک آئیڈیا کے طور پر دیکھا، اور یوں ان قاتل روبوٹس کی تیاری پر کام شروع ہو گیا۔ بنیادی طور پر یہ مشینیں میدان جنگ میں بھی خودکار نظام کے تحت ہدف ٹارگٹ منتخب کریں گی اور ان کو نشانہ بنائیں گی۔ یہ ملٹری روبوٹس مستقبل کے سپاہی ہوں گے، تاہم سائنسدانوں کا موقف ہے کہ انسان جنگ کے دوران حالات کے مطابق طاقت کا استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ مہلک مشینیں جذبات سے عاری اور صرف تباہی پھیلانے کے لیے بنی ہیں۔ ان خطرناک ہتھیاروں کے حوالے سے کوئی عالمی ضابطہ نہ ہونے کے باعث انہیں دنیا کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ ان خود مختار مشینی ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی ایک بڑی وجہ ان کی تیز رفتاری سے فیصلہ کرنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی صلاحیت بھی ہے، جو انسان کے لیے ممکن نہیں۔ کئی بڑی حساس تنصیبات پر ایسا دفاعی نظام پہلے سے موجود ہے، مثلا اسرائیل کا فلسطینی راکٹس یا میزائل حملوں سے بچنے کے لیے آئرن ڈوم کا نظام، یا پھر امریکہ کی فیلنکس نامی توپ جو وارشپس کو اینٹی شپ میزائل سے بچاتی ہے۔ امریکہ نے اب فضائی برتری کے لیے بغیر پائلٹ کے ہائپر سونک فیلکن طیاروں کا تجربہ بھی کیا ہے، جو آواز کی رفتار سے 20 گنا تیز 20 ٹائمز فاسٹر یعنی 21,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے، اور یہ طیارہ اپنے تمام فیصلے کرنے میں خود مختار ہے۔ اسی طرح جرمنی کی NBS مینٹس گنز خودکار انداز میں مارٹر گولوں کو مار گرانے کا کام کرتی ہیں۔ انسان کے لیے ان مشینوں کی طرح بیک وقت سوچنے، معلومات پروسیس کرنے اور تیز رفتاری سے حملہ کرنے جیسی صلاحیت نہیں ہوتی، اسی لیے انسان اپنے دفاع کا کام اب مشینوں کو آؤٹ سورس کر رہا ہے۔ سائنسدان مصنوعی ذہانت کے حامل ان ہتھیاروں کو جدید ہتھیاروں کا تیسرا انقلابی عہد یا تھرڈ جنریشن قرار دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہتھیاروں کی پہلی جنریشن بارود اور گن کا استعمال تھا، جبکہ دوسری جنریشن ایٹامک ویپنز ایٹمی ہتھیار تھے، لیکن تھرڈ جنریشن میں اب یہ سائنسدان فکر مند بھی ہیں کہ انسانی سپرویژن کے بغیر، انسانی جذبات کے بغیر
मशीनों को कत्ल व गारत का इख्तियार देना कहीं डरावना ख्वाब साबित ना हो, क्योंकि ये खुद मुख्तार हथियार फैसला करने में गलती भी कर सकते हैं और एक गलती बहुत महंगी भी पड़ सकती है। इनमें ये सलाहियत नहीं कि वो गाड़ी को देखकर पहचान सकें कि यह फौजी गाड़ी है या सिविलियन। इसी हवाले से 1983 में रूस में एक वाक़या पेश आया जिसमें अगर एक फ़ौजी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल स्टानी हाजिर दिमागी का मुजाहरा ना करता तो तीसरी जंग अजीम शुरू हो सकती थी। कर्नल स्टानी रूस के एटॉमिक सेंटर में ड्यूटी दे रहा था कि वार्निंग सिस्टम पर अमेरिका की जानिब से 5 एटमी मिसाइल दागे जाने का अलार्म बजने लगा। रूसी कर्नल ने अपने औसान बहाल रखे और जवाबी हमले के बजाय अपनी अक्ल इस्तेमाल की, जिसमें उसे लगा कि अमेरिका इन हालात में 5 मिसाइल फेंकने की गलती नहीं कर सकता। कंप्यूटर पर अदम एतमाद करते हुए इस कर्नल ने जवाबी हमला नहीं किया, जो कि SOP के मुताबिक उसे कर देना चाहिए था। उसका ये फैसला दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि दरअसल खला में मौजूद रूसी सैटेलाइट ने बादलों के हेलों को अमरीकी मिसाइल समझकर वार्निंग जारी कर दी थी। दोस्तों, अगर उस दिन रूसी कर्नल कंप्यूटर पर यकीन करता और जवाबी एटमी हमला कर देता तो आज की दुनिया बहुत मुख्तलिफ होती। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा और साइंसदान जोर दे रहे हैं कि ऐसे नीम खुद मुख्तार वेपन सिस्टम्स जिन पर इंसान की सुपरविजन मौजूद हो, उनके इस्तेमाल में हरज नहीं, लेकिन मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार ऑटोमेटेड वेपन सिस्टम जिनको हासिल करने की दौड़ शुरू हो चुकी है, इन पर पाबंदियां लगाना या इन पर सख्त ज़ाब्ते नाफिज करना ज़रूरी है, वरना कोई बड़ा इंसानी अलमिया भी जन्म ले सकता है। तो दोस्तों, जाते जाते मुस्तकबिल की एक और जंग का भी जिक्र करते जाएं, जिस पर हम बाद में एक तफसीली वीडियो बनाएंगे। ये है खलाई जंग। कहा जाता है कि मुस्तकबिल में सुपर पावर वो होगी जिसकी खला में इजारादारी होगी, और जिनके जंगी हेडक्वार्टर्स खलाई स्टेशंस में होंगे वो सुपर पावर्स होंगी। यानी मुस्तकबिल में मैदान जंग की कमांड किसी GHQ या पेंटागन से नहीं, बल्कि खलाई स्टेशन से होगी। वहीं हमलों की प्लानिंग भी होगी और मिसाइल भी सैटेलाइट के ज़रिए ही दागे जाएंगे, बल्कि शायद मिसाइल दागने की नौबत ही ना पड़े और सिर्फ टारगेटेड इलाके या मुल्क के तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक करके उसके निज़ाम ज़िंदगी को जामिद कर दिया जाए। अमेरिका पहले ही अपनी स्पेस आर्मी कमांड तश्कील दे चुका है, और अमेरिका जिन मुमालिक को खलाई दौड़ में अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझता है, इनमें चीन, रूस और जापान सरे फहरिस्त हैं। अमरीकी थिंक टैंक्स के मुताबिक पहली खलाई जंग 2040 में हो सकती है। ये जंग अगर हुई तो कैसी होगी, और इस जंग के बारे में अब तक क्या कुछ फिक्शन और हकीकत में लिखा गया है, ये हम आपको इस सिलसिले की अगली वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, आपके ख्याल में ऑटोमेटेड वेपन सिस्टम होना चाहिए या नहीं? पाकिस्तान को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। शुक्रिया।